दोस्तों अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 16 दिसंबर को सी टेट के एग्जाम पहले चरण संपन्न हुए। इसमें दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो पहली घटना ये थी, फर्स्ट पेपर जो सी टेट का था बहुत सही गया है, उसमें कोई अभी तक जानकारी नहीं आई लीक या पेपर कैंसिल से संबंधित। लेकिन सेकेंड पेपर पर कई जगह पेपर कैंसिल हो गया है और उसके अभी कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। इससे छात्र काफ़ी क्रुद्ध थे, नाराज थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 100, 200, 400 या 1000, 2000, 5000 रुपये इकट्ठा करना, फिर पेपर सेंटर तक जाना और वहाँ पेपर कैंसिल हो जाता है। बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, संवेदना की बात है। और ये बड़ी विडंबना कह सकते हैं कि देश की सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य पर, युवाओं के रोजगार पर कुठारापात किया जाता है और पेपर कैंसिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। चलिए, लेकिन पेपर 1 की अभी तक कोई शिकायत नहीं है। पेपर 1 में क्या क्या प्रश्न आए थे, किन किन पाठों से प्रश्न आए थे, कहाँ कहाँ से प्रश्न बने थे, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो 16 दिसंबर को जो पेपर हुआ आज, इसका हम पेपर फर्स्ट का एनालिसिस, पेपर फर्स्ट का रिव्यू देखेंगे। पहले बाल मनोविज्ञान पर देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं, तो उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद गणित से देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, गणित को समझेंगे गणित से कौन कौन से प्रश्न बने थे। और इसके बाद ईवीएस को समझेंगे, ईवीएस से कहां कहां से प्रश्न आए थे, कैसे प्रश्न आए थे और क्या प्रश्न आए थे, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम इसके बाद हिंदी को देखेंगे कि हिंदी से कहां से प्रश्न बने थे और कैसे प्रश्न बने थे, किस प्रकार प्रश्न बनकर आए थे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में देखेंगे संस्कृत में कैसे, किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कहां से प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, ये एक आपको जिनका पेपर अभी होना है उनके लिए एक दशा और दिशा निर्धारित होगी, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। जो पहली बार पेपर दिए हैं उनके लिए रिस्क था कि उनको डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर पता नहीं था कि ऐसे होने वाला है, तो कुछ उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां हुई। लेकिन आगे आने वाले जिनका पेपर है, यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके 2, 4, 10 नंबर और ज्यादा बढ़ सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक एक को हम समझते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न आए थे। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण सेक्टर था जिससे 30 प्रश्न आए हुए थे। कितने प्रश्न आए हुए थे? 30 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें हमारा सैद्धांतिक पहलू ये फंडामेंटल, मैंने पहले भी 2 दिन पहले वीडियो जस्ट बनाया था कि इनको जरूर आपको पढ़ के जाना है। और यहां से ही प्रश्न आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना, वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया, कोलबर्ग से भी प्रश्न पूछा गया है और जीन पियाजे से भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और हार्वर्ड गार्डनर से भी प्रश्न पूछा गया है। और एनसीएफ, कितनी बार हमने कहा एनसीएफ 2005 को जरूर समझना है, यहां से 2 प्रश्न आए हुए थे। और एक प्रश्न पठन विकार पर आधारित था। पठन विकार क्या है, इस पर आधारित था। जेंडर आधारित कुछ प्रश्न थे। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में ये थे। इसके अलावा इसके अलावा क्या थी, व्यवहारिक साइकोलॉजी थी। व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि आपको सिचुएशन दी गई थी कि ऐसे में क्या क्या करना है, इसमें विशेष सिद्धांत पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं थी, आप व्यवहारिक तरीके से उनका आसानी से उत्तर दे सकते थे। ये समझो, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे व्यवहारिक प्रश्नों को उत्तर जिस भी कंडीशन में हो, अपने आप को एज ए टीचर समझ करके अपने स्टूडेंट के सामने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप उत्तर तक सही तरीके से पहुंच पाएंगे। तो व्यवहारिक लगभग आसान थी। ये व्यवहारिक जो प्रश्न थे बहुत आसान थे। और जो बाल मनोविज्ञान है, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बहुत इजी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कठिन पेपर भी नहीं कह सकते। जिन लोगों ने मेहनत किया है, पढ़ा है जी तोड़ करके, उनको आसान लगी बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान बहुत कठिन नहीं थे, नॉर्मल लेवल की थी और इन बिंदुओं पर जरूर प्रश्न आए हैं
और ये विशेष थे, हमने पहले भी कहा था कि इनको जरूर पढ़ के जाना है और यहाँ से प्रश्न खूब आए हैं। तो आगे आने वाले जो एग्जाम है इनको जरूर ध्यान रखेंगे और इसके अलावा जो टॉपिक छूटे हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे, वहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आइए दोस्तों हम लोग जो है ईवीएस में देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए थे, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखते हैं जो हमें स्टूडेंट के द्वारा जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, ईवीएस में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और ईवीएस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो आने वाले पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब जो प्रश्न आया था, एक प्रश्न ये पूछा गया था कि किन फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो कई फल दिए गए थे, गाजर, मूली, इस प्रकार के बहुत ढेर सारे। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने पहले भी कहा कि इन्वायरमेंट का मतलब पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट किसका पढ़ना? बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट। बच्चे के चारों ओर कौन कौन से है, नदी, तालाब, गाजर, मूली, सब्जी, फल, ये सब चीजें बच्चे को जो देखता है, बच्चे से जो जिनका इन्वायरमेंट बच्चे के आसपास रहता है, उस इन्वायरमेंट पर रिलेटेड प्रश्न आने थे। और ये पहले जस्ट 2 दिन पहले वीडियो मैंने यही बात कहा था कि और दूसरा एक और प्रश्न आया था कि 17 घंटे कौन सोता है। तो जीव जंतु हमने कहा था, बच्चे पशु पौधे, जीव जंतु, इनको तैयार रखना है। तो इस्लात था, इस्लात पर आधारित। तो 17 घंटे कौन सोता है दोस्तों? इस्लात सोता है। इस पर आधारित प्रश्न था। एक प्रश्न और था, बच्चा घरों में रह रहा ना, बच्चा घरों में रहता है तो विभिन्न प्रदेशों के घर कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं। अब उसमें असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के घर दिए थे, उनको मिलान करना था। कहीं के मिट्टी के बनते हैं, कहीं बांस के बनाए जाते हैं, कहीं पत्थर के बनाए जाते हैं। तो उन सबकी मैचिंग पर आधारित वीडियो थे। जैसे असम में बांसों के घर बनाए जाते हैं, वहां बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आपको पत्थर के घर मिलेंगे और राजस्थान में मिट्टी के घर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप ध्यान से इसको भी तैयार करके रखना है। एक दिशा आधारित था, यद्यपि ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का तात्पर्य है मैथ और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन ईवीएस में दिया था कि अपने घर से बच्चा चलता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, स्कूल तक में कितनी दूरी तय करता है। इस तरह आधारित एक प्रश्न आया था, दिशा आधारित। एक कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो कुड़ुक, ये सब एनसीईआरटी पे, आप जितना एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे उतना अच्छा बढ़िया आपको तैयार करके चलेंगे। दोस्तों एक प्रश्न आया था, ठंडा रेगिस्तान कहाँ है? भारत का सबसे ज्यादा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। और ब्रेन लिप में कितने बिंदु हैं? ब्रेन लिप में कितने बिंदु होते हैं? तो उसमें 6, ऑप्शन 6 था। 6 12 होते हैं, लेकिन 2 भाग होते हैं। तो 4 5 6 था, तो 6 जो ऑप्शन जो था 6 वाला वो सही होगा। तो दोस्तों ब्रेन लिप में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए गए थे। इस प्रकार दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप ईवीएस अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, ईवीएस की पेडागोजी अच्छी से तैयार करना चाहते हैं, तो तीसरे, चौथे और 5वीं क्लास, इनकी जो है तीनों क्लास की क्या पढ़ना है? आप एनसीईआरटी जो है अच्छे से पढ़ना है, दमदार तरीके से पढ़ना है। यदि आप अच्छे से तैयार कर लिए तो ईवीएस के कॉमन प्रश्न क्या होता है कि जो ईवीएस की जो बुक्स है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की, उनमें बीच में स्टोरीज देता है, शॉर्ट स्टोरीज होता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के लेख को हम लोग एक प्रकार का रिसर्च कह सकते हैं। वो ऐसे लेख होते हैं, कहीं से वो घटना लेकर के बच्चे को समझाने के लिए वो घटना दी जाती है और उसी घटना से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि ये ईवीएस जो है क्या कहते हैं, आप एनसीईआरटी को बेस बनाकर तैयार रखें, बहुत मदद मिलेगी। ऐसे प्रश्न ईवीएस में आए थे। चलते हैं दोस्तों गणित में, देखते हैं कहां कहां से प्रश्न आए थे और उसमें आपको क्या तैयार करना है। चलिए देखते हैं।
दोस्तों गणित में कुछ टॉपिक से जहां से प्रश्न आए हुए थे वो प्राय हर बच्चे के द्वारा जो बताया जाता है उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन जिस टॉपिक को याद रखते कि हाँ इस टॉपिक से सर आया था, जैसे लासा से आया था। अब लासा से प्रश्न ऐसे कुछ पूछा कि दो संख्याएं हैं, उनका लासा ये है, अगली दो संख्याओं के लासा का आधा है, उनमें से एक संख्या का मान दे रखा है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो लासा आधारित प्रश्न आए थे। जिसने लासा का कंसेप्ट समझ रखा है वो लासा आधारित प्रश्न अच्छे से कर लेगा। एक क्षेत्रफल और आयत पर आधारित प्रश्न था, उसको भी जिन लोगों ने क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति के प्रश्न को अच्छे से समझ रखा होगा, क्षेत्रमिति के कॉन्सेप्ट को वो भी क्षेत्रफल के कर लेगा। और चिन्हों के मिलान पर आधारित भी प्रश्न थे। श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। श्रेणी पर आधारित एक प्रश्न था जिसमें श्रेणियां दी गई थी और उसमें आगे क्या स्थान होगा, उसको सरलीकरण पर आधारित प्रश्न था। किस पर? सरल करो। ये प्रश्न आता है, हर साल आता है सरलीकरण पर आधारित। और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सरलीकरण का आधारित प्रश्न जरूर आएगा। घड़ी और कोण निकालना, दो सुइयों के बीच कोण निकालना ये बहुत इजी होता है और आपको ये आसानी से आ गया होगा। चाल और दूरी आधारित भी प्रश्न थे, चाल और दूरी आधारित भी प्रश्न थे। और एक भाग आधारित था कि कुछ आइटम बांटने हैं, प्रत्येक एक छात्र को 3/4 भाग मिलते हैं, तो प्रत्येक छात्र को क्या क्या कितना कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार गणित शिक्षण में, और इसके अलावा गणित शिक्षण थे। तो अब गणित शिक्षण का सबसे बहुत बड़ी गणित बहुत व्यापक नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सीटेट गेम ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सोच और समझ का गेम होता है। इसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस इसको सही तरीके से सही डायरेक्शन से, इसमें भी आप एनसीईआरटी तीसरी चौथी पांचवी की जिसने पढ़ रखा है वो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर देगा, आसानी से हल कर देगा। ये अच्छे से समझ लीजिए कि आप जो शिक्षण तकनीकी आती है, पेडागोजी आती है, वो एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड रहती है, अपने आप इंक्लूड रहती है। तो गणित शिक्षण में दोस्तों इस प्रकार प्रश्न आए थे। आइए दोस्तों जानते हैं हिंदी शिक्षण में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। दोस्तों हिंदी शिक्षण में क्या आया थे, गद्य खंड तो जबरदस्त अच्छे लेवल का आया था, जिसमें अच्छी समझ की जरूरत है। और पूरे फर्स्ट पेपर, सीटेट फर्स्ट पेपर को अच्छे से देखा जाए तो सभी में एक महत्वपूर्ण बात थी जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी थी। रीडिंग स्किल अच्छी थी। पूरे प्रश्न ही ऐसे सीटेट बनाता है जिसको आपको पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, बहुत समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आपके लिए हिंदी बहुत अच्छी रही होगी। हिंदी के प्रश्न सभी अच्छे कर लिए होंगे। और संधि को मैंने कई वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिए थे कि संधि, समास, पर्यायवाची, इन पर प्रश्न तो आना ही आना है, और इस बार भी आए हुए थे। अर्थ निकालने के लिए भी आया था 2-1 क्वेश्चन अर्थ निकालने के लिए। इसके बाद जो शेष 15 प्रश्न आए थे वो शिक्षण पर आधारित था। हिंदी शिक्षण, हिंदी कैसे पढ़ाए, लैंग्वेज शिक्षण का क्या महत्व है, लैंग्वेज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ना। तो हिंदी शिक्षण में ये इस प्रकार ये थे कि गद्य आया था, पद्य, संधि, समास, पर्यायवाची आए थे। और यहीं पर देखा जाए संस्कृत शिक्षण को देखा जाए, संस्कृत शिक्षण में क्या था, इसमें भी गद्य और पद्य आए थे। ये संधि समास आए थे। इसमें कुछ नए जैसे उपसर्ग प्रत्यय आए थे। उपसर्ग नहीं तो प्रत्यय का प्रश्न बच्चे बता रहे हैं, प्रत्यय का प्रश्न आए थे, प्रत्यय आधारित। और संस्कृत व्याकरण पर कुछ प्रश्न थे। तो संस्कृत के क्वेश्चन ये है, गद्य पद्य संस्कृत में भी आए थे। एक गद्य आया था, गद्य में संस्कृत में गद्य में क्या था, संस्कृत गद्य था वो लगभग गांधी जी पर आधारित था। गांधी जी पर आधारित गद्य संस्कृत का गद्य था। संस्कृत गांधी जी पर आधारित है। एक श्लोक आया था, पद्य आए थे, दोनों पर प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो सीटेट पेपर फर्स्ट बहुत सरल नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल के आसपास रुकता है और उससे कम ही। तो
आशा करता हूं कि आप सब लोगों के अच्छा पेपर हुआ होगा, पेपर फर्स्ट। और आप सभी लोग अपने प्रश्नों को कमेंट करें ताकि हम लोग पूरा ओवरऑल एक अच्छा वीडियो सभी प्रश्न आपके सामने उपस्थित हों और सभी प्रश्नों के आप उत्तर अच्छे से जान पाएं। एक एक बिंदु लेकर, एक एक बूंद लेकर के घड़ा भरता है, एक एक बूंद लेकर सागर भरता है। तो आप सभी लोग अपने प्रश्नों को कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उनसे मिला करके एक पूरा कंप्लीट जो फाइनल कंप्लीट जो है पूरी तरह से तैयार जो पेपर 1 है सीटेट का, उसके सभी प्रश्नों का हम लोग आपके सामने विश्लेषण जरूर रखेंगे। दोस्तों, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, जिंदगी में कभी नहीं हार मानना है। यद्यपि कुछ देश में कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से पेपर कैंसिल होते हैं, ये बहुत दुखद वाली बात है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिर भी हमारा नौजवान युवा बेरोजगार ऐसी राजनीतिक दुष्चक्रों का शिकार होता रहा है, ये सर्वथा गलत है। फिर भी जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और डर कर नौका कभी पार नहीं होती। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने कभी भी डर के आगे घुटना नहीं टेका है, हिम्मत से आगे बढ़े हैं, इसलिए आपकी नौका जरूर पार होगी। अनोद एकेडमी में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।